गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इमरान खान, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज सिवान। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ साइकोथेरेपी एंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, व्हाई वी अप्लाई साइकोथेरेपी फॉर द मेंटल पेशेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार का मनोचिकित्सा होता है। मनोचिकित्सा के 5 प्रमुख प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं: साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी। इन सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। ये सारे थेरेपी किसी न किसी दृष्टिकोण के तहत ही बने हैं। जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी के फादर थे या पितामह कहा जा सकता है सिगमंड फ्राइड को। उनका अपना एक अलग दृष्टिकोण था और उसके तहत उन्होंने इस थेरेपी को डेवलप किया। उनके थेरेपी को साइकोडायनेमिक थेरेपी कहा जाता है। और मनोगतिकी चिकित्सा से मतलब है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक उपचार दृष्टिकोण से है जिसमें व्यक्ति या रोगी के व्यक्तित्व के डायनेमिक्स या डायनेमिक्स पर साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव में बल डाला जाता है। इसके अंतर्गत फ्राइड का साइको एनालिटिक थेरेपी तो आता ही है, उसके अलावा एडलर्स, यूंग्स, ईगो एनालिसिस, ब्रीफ साइकोथेरेपी, ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी और इंटरपर्सनल साइकोडायनेमिक थेरेपी आते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी। व्यवहार चिकित्सा में मैल एडेप्टिव बिहेवियर की जगह पर एडेप्टिव बिहेवियर को सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत पैवलव, स्किनर तथा बेंदुरा द्वारा बतलाए गए सिद्धांतों पर काफ़ी बल दिया जाता है और उसी के आधार पर टेक्निक डेवलप किया गया है। तीसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस तरह की चिकित्सा में चिकित्सक रोगी के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा प्रदान करता है। और इसके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में प्रथम है रेशनल इमोटिव थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी एंड मल्टी मॉडल थेरेपी। चौथा जो प्रकार है वो है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इस चिकित्सा में रोगी की समस्याओं का समाधान उनके भीतर छिपे पोटेंशियलिटीज़ या पोटेंशियल्स और एवं अस्तित्वात्मक पहलू यानी एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट्स के आलोक में किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धति आती हैं, जिसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, गेस्टाल्ट थेरेपी है, लोगोथेरेपी है और फिक्स्ड रोल थेरेपी है। 5वां आता है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी यानी सामूहिक चिकित्सा में रोगी का उपचार एक समूह में किया जाता है, ना कि इंडिविजुअली किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के चिकित्सा पद्धति को रखा गया है, जैसे नंबर 1 साइकोड्रामा, नंबर 2 फैमिली थेरेपी, नंबर 3 मैरिटल और कपल थेरेपी, नंबर 4 ट्रांसैक्शनल थेरेपी, नंबर 5 सामूहिक मुठभेड़
चिकित्सा यानी इनकाउंटर ग्रुप थेरापी, इन सबों की व्याख्या अलग अलग आगे की जाएगी। यहाँ मैं विस्तार पूर्वक सभी थेरापी पर आज की क्लास में बात करना या चर्चा करना मुश्किल है, इसलिए किसी एक थेरापी पर हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले फ्राइड का साइकोएनालिटिक थेरापी। मनोचिकित्सा के इतिहास में फ्राइड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकृतियों से ग्रसित लोगों के उपचार में मनोवैज्ञानिक विधियों की वैज्ञानिक प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रतिपादित विधि को मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा या साइकोएनालिटिक थेरापी या साइकोडायनामिक थेरापी का नाम दिया गया। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, चिंतन, संघर्ष एवं डर आदि पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला जाता है। ऐसे संघर्ष, इच्छाओं, डर आदि को अनकॉन्शस माइंड से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त इंसाइट, पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक एवं समायोजन संबंधी कठिनाई को रोगी ठीक ढंग से सुलझा सके। इस प्रविधि में चिकित्सक को साइकोएनालिस्ट या संक्षेप में एनालिस्ट भी कहा जाता है। इस विधि को निर्देशात्मक चिकित्सा यानी डायरेक्टिव थेरापी भी कहा जाता है। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित साइकोएनालिटिक थेरापी पर यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि चिकित्सा कुछ खास चरणों में संपन्न किया जाता है और इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला चरण स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन, दूसरा चरण है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा है स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस, चौथा चरण स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस, पांचवा चरण स्टेज ऑफ टर्मिनेशंस। तो 5 चरण में ये चिकित्सा प्रविधि संपन्न होती है। इनमें से कुछ प्रमुख चरण की चर्चा इस प्रकार है। स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन। फ्राइड की चिकित्सा प्रणाली की सबसे पहली अवस्था फ्री एसोसिएशन की होती है। रोगी को एक सेमी डार्क यानी मंद प्रकाश कक्ष या कमरे में एक आरामदेह या गद्देदार कोच पर लेटा दिया जाता है तथा चिकित्सक रोगी की दृष्टि से ओझल होकर यानी पीछे बैठ जाता है, उसके पीछे बैठ जाता है। चिकित्सक रोगी से कुछ देर तक समान ढंग से बातचीत कर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर लेता है और रोगी से ये अनुरोध करता है कि उसके मन में जो कुछ भी आता जाए उसे वह बिना किसी संकोच के कहता जाए, चाहे वे विचार सार्थक हों या निरर्थक हों, नैतिक हों या अनैतिक हों। रोगी की बातों को चिकित्सक ध्यानपूर्वक सुनता है और यदि कहीं उसे हिचकिचाहट आदि वगैरह होती है तो चिकित्सक या विश्लेषक उसकी मदद करते हैं। इस प्रविधि को फ्री एसोसिएशन मेथड कहा जाता है, जिसका उद्देश्य रोगी के अचेतन मन में छुपे अनुभवों, मनोलैंगिक इच्छाओं एवं मानसिक संघर्षों को कुरेद कर अचेतन स्तर पर लाना होता है। दूसरा स्टेज आता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की अवस्था भी कहते हैं इसे। प्रतिरोध की अवस्था में स्वतंत्र सहचार्य की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है। यह अवस्था
फ्री एसोसिएशन के बाद की अवस्था है। रोगी जब अपने मन में आने वाले किसी भी तरह के विचारों को कहकर एनालिस्ट को सुनाता है तो इसी प्रक्रिया में एक ऐसी अवस्था आती है जहां वह अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहता और वह या तो अचानक चुप हो जाता है या कुछ बनावटी बात जानबूझकर करने लगता है। इस अवस्था को प्रतिरोध की अवस्था कहा जाता है। प्रतिरोध की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब रोगी के मन में शर्मनाक एवं चिंता उत्पन्न करने वाली बात आ जाती है जिसे वह विश्लेषक को नहीं बतलाना चाहता और परिणाम स्वरूप वह चुप हो जाता है या उसकी जगह पर कुछ और बात उलझुल बात करने लगता है। विश्लेषक या चिकित्सक इस प्रतिरोध की अवस्था को खत्म करने का प्रयास करता है ताकि चिकित्सा में प्रगति हो सके। प्रतिरोध को खत्म करने के लिए वह सुझाव, सम्मोहन, लिखकर विचार व्यक्त करने, पेंटिंग, चित्रांकन आदि का सहारा लेता है। वह रोगी से घनिष्ठ संवेगात्मक संबंध स्थापित कर उसका विश्वास पात्र बनता है ताकि प्रतिरोध की इच्छाओं की अभिव्यक्ति आसानी से हो सके। प्रतिरोध समाप्त करना चिकित्सक या विश्लेषक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसे काफ़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इस अवस्था के बाद स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस आती है। रोगी के अचेतन में दमित प्रेरणाओं, बाल्यावस्था की मनोलैंगिक इच्छाएं एवं मानसिक संघर्षों को कुरेद कर अचेतन मन पर लाने के लिए विश्लेषक रोगी के स्वप्न का अध्ययन एवं उसका विश्लेषण करता है। फ्राइड के अनुसार स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। अतः रोगियों के सपनों के अनुसार सपनों का विश्लेषण करके चिकित्सक उसके अचेतन के संघर्षों एवं चिंताओं के बारे में जान पाते हैं। रोगी के सपनों के अव्यक्त विषयों यानी लैटेंट कंटेंट्स के अर्थ को एनालिस्ट उसे समझाता है जिससे रोगी को अपने मानसिक संघर्ष एवं संवेगात्मक कठिनाई के वास्तविक कारणों को समझने में मदद मिलती है। चौथा स्टेज आता है स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस। चिकित्सीय सत्र के दौरान जैसे जैसे रोगी एवं चिकित्सक के बीच अंतःक्रिया होती जाती है, दोनों के बीच जटिल एवं सामवेगिक नए संबंध भी उभर कर सामने आने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रोगी अक्सर अपने गत जिंदगी में जैसी मनोवृत्ति शिक्षक, माता या पिता या दोनों के प्रति बना रखा था वैसी ही मनोवृत्ति वह चिकित्सक के प्रति विकसित कर लेता है। इसे ही ट्रांसफरेंस की संज्ञा दी जाती है। स्थानांतरण विकसित होने से रोगी शांत मन से एवं पूर्ण विश्वास के साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि चिकित्सक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समक्ष वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं मानसिक द्वंद्वों के बारे में खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है। इस तरह से रोगी विश्लेषक को ही अपनी घृणा एवं प्रेम दोनों का ही पात्र मान बैठता है और अचेतन में संचित संवेगात्मक एवं भावात्मक प्रवाहों का उसकी ओर प्रदर्शन करने लगता है। अब सवाल है कि ट्रांसफरेंस का भी कोई प्रकार है? बिल्कुल है। ट्रांसफरेंस के 3 प्रकार हैं: पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, निगेटिव ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, जहाँ तक पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का सवाल है तो इससे चिकित्सा का वातावरण पहले से भी अधिक सौहार्दपूर्ण बन जाता है और रोगी अपने को सुरक्षित अनुभव करता है तथा वह अचेतन की दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति खुलकर करता है। लेकिन ऋणात्मक स्थानांतरण में चिकित्सक रोगी के घृणा का पात्र बन जाता है। अतः यहाँ उसे काफ़ी सूझबूझ से काम लेना पड़ता है तथा वह रोगी के विश्वास पात्र बनकर उसके घृणा भावों का स्पष्ट करता है ताकि चिकित्सा में प्रगति आगे की ओर बनी रहे। काउंटर ट्रांसफरेंस की स्थिति में एनालिस्ट की क्षमता
अक्षमता, एनालिस्ट की अक्षमता यानी इनएफिशिएंसी का पता चलता है। और ऐसे विश्लेषक के बारे में फ्रायड ने कहा कि उन्हें पहले अपना मनोविश्लेषण करवा लेना चाहिए। ऐसे विश्लेषक या चिकित्सक को आइडियल नहीं माना जाता, चाहे धनात्मक हस्तांतरण हो या ऋणात्मक हो। चिकित्सक अपने आप को निर्लिप्त रखते हुए चिकित्सा को आगे बढ़ाता है, जो स्पष्ट एक कठिन कार्य है। 5वां, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। चिकित्सा के अंत में विश्लेषक के सफल प्रयास के फलस्वरूप रोगी को अपने संवेगात्मक कठिनाई एवं मानसिक संघर्षों के अचेतन कारणों का एहसास होता है। उससे रोगी में एक प्रकार का इंसाइट डेवलप करता है। रोगी में सूझ का विकास हो जाने से उसके सेल्फ परसेप्शन तथा सोशल परसेप्शन में परिवर्तन आता है। इससे रोगी की मनोवृत्ति, विश्वास, मूल्य में धनात्मक परिवर्तन आता तथा वह अपने व्यक्तिगत प्रेरणाओं को सही संदर्भ में समझने लगता है। रोगी में सूझ का विकास हो जाने से चिकित्सक रोगी से धीरे धीरे संबंध विच्छेद करने का प्रयास करता है। यहाँ चिकित्सक को एक महत्वपूर्ण सावधानी जो बरतनी पड़ती है वह यह है कि संबंध विच्छेद वह अचानक ना करे, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी रोगी में नए लक्षण प्रकट हो सकते हैं या होते हैं। धन्यवाद।